company was taking care of paper formalities, visa formalities, as well as work permit formalities. There was little concerns about the enrollment of me and my family members over there. जब बच्चा वहाँ पर जिस दिन से रजिस्टर होगा उस दिन से हर एक खर्चा उसका गवर्नमेंट देखेगी। मेरे फ्रेंड के एक बेटी है, उसकी हड्डी यहाँ से उल्टे हो गया था हाथ। उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से हमने वाले नर्स को दिखाया कि जैकेट ऐसे करके कि उसका हाथ पीछे की तरफ मुड़ा हुआ और ये हुआ है, उस पॉइंट से लेकर जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होगी हमें एक पैसा नहीं देना पड़ा। जैसे हमारे यहाँ 5 स्टार हॉस्पिटल बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोलंबो एशिया, मेदांता वगैरह, अब वहाँ जो ट्रीटमेंट मिलता है इट्स मच मोर बेटर ओवर देयर आई वुड से। जब बच्चे का ऑपरेशन हो रहा था, एक स्क्रीन ऊपर चल रही थी उसकी जिसपे कार्टून चल रहे थे, चल रही थी, एडल्ट्स के लिए मेडिकेशन फ्री। बहुत सारी चीजें कि जो मुझे मिल रही हैं एज अ टैक्स रिटर्न। हम वहाँ ट्रैवल करते हैं नॉर्थ ऑफ टिप पॉइंट ऑफ स्वीडन से साउथ टिप पॉइंट ऑफ स्वीडन आ जाओ, एक रुपया आपको पे नहीं करना है एज अ टोल टैक्स। हम रिपोर्ट तो कर देते हैं, बट अगेन बिकॉज ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स दे रियली कांट पुट एफर्ट ऑन ग्रैबिंग होल्ड ऑफ एवरीथिंग। 3-4 लाख रुपए सामान आपको चोरी जाए, आप पुलिस वाले को बोलोगे 50,000 रुपए तक दे दूंगा, बंदा पकड़ ले, तो 2 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर मतलब पकड़ लिया जाएगा। सड़क गैंग वॉर जो होती है वो होती है ड्रग्स को लेकर। वो बच्चों को हायर करते हैं, स्कूल्स में एक्सेस मिल जाता है, बिकॉज ऑफ विच स्कूल्स के अंदर भी ड्रग्स पहुंच। नया कल्चर, नए लोग, नए रूल्स, आखिर सुनने में कितना एक्साइटिंग लगता है, पर आखिर कितना इजी और कितना चैलेंजिंग होता है। डू यू हैव एनी आइडिया? आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं माइग्रेशन के असली एक्सपीरियंस की, पेपर वर्क से लेकर कल्चरल अडेप्टेशन तक। इन दिस एपिसोड आई सेट डाउन विद वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, दक्षेश शर्मा, हु हैज बीन रिसाइडिंग इन स्वीडन सिंस 2009। सो अगर आप कभी अब्रॉड सेटल होने का सोच रहे हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि स्वीडन की लाइफ का असली एक्सपीरियंस क्या है, तो ये एपिसोड एंड तक जरूर देखें एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो आइए तो सबसे पहले अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं, इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम दक्षेश, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैं चाहूंगा कि तू एक बार अपने आप को थोड़ा बताए कि जो ना व्हाट वाज योर एजुकेशन बैकग्राउंड एंड स्वीडन में कहाँ, किस कंपनी में, किस कैपेसिटी में काम कर रहा है। रिगार्डिंग माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में करी है। उसके बाद फॉर अबाउट 12 इयर्स मैंने कपल ऑफ एमएनसीज के साथ काम किया है, मोस्ट रिलेटेड टू टेलीकॉम एंड आईटी। आफ्टर 11 or 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एक्सप्लोर करा जा सकता है टू मूव अब्रॉड एंड वर्क देयर फॉर सम टाइम, सो आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड मूव टू स्वीडन। अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूं, जब तुम इंडिया से स्वीडन गए तो हाउ वाज द ट्रांजिशन? मतलब कुछ डिफिकल्टीज आई, कोई चैलेंजेस आए या दैट वाज स्मूथ ओनली? मैं डायरेक्टली वहां पर हायर हुआ था, बट सिंस मैं यहाँ सेम कंपनी में था तो ट्रांजिशन वाज वेरी इजी बिकॉज company was taking care of all the formalities, paper formalities, visa formalities, as well as work permit formalities. There was little concerns about the enrollment of me and my family members over there, but it was very smooth. Enrollment किस चीज का? Enrollment is in the population register plus medical healthcare system plus your taxation enrollment, like how much you are going to pay the taxes, which tax table you're lying in. Because Sweden में एक plus point of I would say very good point is that mostly like 99% of things are paperless. So as soon as you move there, they have a step-by-step procedure for each and every migrant when in whichever category you move in. आप वहाँ पर register कर सकते हो उसी paper पे, so it hardly take 15-20 days for you to get registered in each and every aspect of your, like you are by default covered from day one you moved into the Sweden, although आपने अभी तक paper sign नहीं किए, but आप day one से covered हो आप उनके Medicare healthcare system में, depending upon किस वीजा पे आप गए हो। और since I moved to the on a work permit basis, so मैं day one से covered था, although like 15-20 days के बाद मेरे पास papers आए थे, सब कुछ आया था। Another thing was about कि आपके रहने के लिए वहाँ पर जब आप घर ढूंढने शुरू करते हो, अगर आप रेंटल्स देख रहे हो तो एक डिफिकल्टी वहाँ ये आती है बिकॉज लॉन्ग टर्म रेंटल्स आर वेरी हार्ड टू फाइंड। अच्छा, 2 पॉलिसी है, एक तो वहाँ एक लोकल गवर्नमेंट पॉलिसी है दैट यू कैन नॉट रेंट योर अपार्टमेंट फॉर मोर डिपेंडिंग अपॉन, जैसे हमारे यहाँ बिल्डर्स होते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि आपने फ्लैट खरीद लिया तो इट्स योर सोल प्रॉपर्टी। वहां पर इट्स अगेन लाइक जैसे अब यहाँ पर होता है, यहाँ पर एटलीस्ट ब्रिटेन अथॉरिटी में गवर्नमेंट लैंड लीज पे देती है बिल्डर को एंड बिल्डर लीज आउट दैट अपार्टमेंट टू यू ऑन पेपर्स, ऑल्दो यू कॉल इट एज योर 99 लीज एज योर ओनर ऑफ द अपार्टमेंट, बट ऐसा होता नहीं है इन फैक्ट इन पेपर्स एटलीस्ट यू आर लीजिंग द अपार्टमेंट फॉर 99 years। सिमिलरली देयर आल्सो इंडेफिनिट लीज होती है वहां पर, बट अगेन यू कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, लाइक आप कहते हो जो मन चाहे मैं करूंगा, अपार्टमेंट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, यू हैव टू टेक अ परमिशन ऑफ द सिमिलरली गवर्नमेंट से भी लेनी, बट जो ओन करता है उस पर्टिकुलर सोसाइटी को। अच्छा, तो ये ऐसा है क्या? मतलब यहाँ पे जो साइन है, फॉर एग्जांपल सिग्नेचर ग्रुप है, सिग्नेचर ग्रुप उस सोसाइटी को बिल्कुल ओन करता है। हाँ, समझ ली। तो सिग्नेचर ग्रुप विल बी गवर्न्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट
अच्छा। अगर ऐसा है तो क्लियरली वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्न्स दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड इट्स अवर बीआरएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके फ्लैट्स में क्या हो रहा है। तो दे अलग अलग बीआरएफ के अलग अलग रूल्स हैं, बट मोस्टली नो बीआरएफ अलाउज renting an apartment more than 2 years in continuation. So there is another aspect of it. You buy an apartment because sale purchase is very easy in Sweden. Like it takes hardly 15-20 days. If you really want to sell it in emergency, hardly take 15-20 days to sell your apartment. मैं कहीं पढ़ रहा था तो मेरे को जो अंडरस्टैंडिंग आज की डेट में तो नहीं पता है, बट आई गेस 2021 के आसपास जो इंटरेस्ट होम लोन के इंटरेस्ट रेट थे बहुत कम थे वहाँ पे, 1.5% के आसपास। Depending if you negotiate it, like it was ranging between 1 to 1.5%. If you can negotiate it, you can get even 1%. If you just go there blindly saying that I will go for the floating one, then you will get 1.5, and then it ranges depending upon how. आजकल कितना है? 3.5 right now. तो अभी मजा आ रहा है। हाँ, बट मजे की बात करूँ तो अभी लाइक पिछले 2 साल से since the government has changed, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से बहुत चेंजेस आ गए हैं। हाँ, मैं मतलब उसके बारे में बात करूंगा। तो रिसेंटली भी मैं आया है, राइट। तो जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से थोड़ा उनका डिफिकल्टी में था, उनके माइंडसेट चेंज हो गया है। करेक्ट। इमिग्रेंट्स की वजह से थोड़ा सा ये हरकतें स्टार्ट हुई हैं, नॉट ओनली दैट दे क्राइम भी बढ़ता जा रहा है थोड़ा सा, उस वजह से अगर गवर्नमेंट का माइंडसेट चेंज होता है तो लोकल्स का भी चेंज। एग्जैक्टली। अभी तक मेरे को कहीं पे भी कैसा भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू, ना बच्चे ना बड़े में, कहीं पे भी मेरे को अभी तक रेसिज्म का कोई एस्पेक्ट नहीं दिखा वहां पर। और आई थिंक एज पर जो स्कूल्स में भी सिखाया जाता है या फिर जो नॉर्मली लोकल लोग अपने बच्चों को भी जैसे नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, जैसे उनको मॉरल सिखाते हैं, उसमें भी कहीं पे रेसिज्म का कोई एस्पेक्ट नहीं है। बट क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक अब ये होता है जब 2 गवर्नमेंट फाइट करती है, दे आर लाइक डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, जब वो हो रहे हैं तो एक उन्होंने एस्पेक्ट ये फाइंड आउट किया बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्राइम, एंड दे नो हु आर डूइंग इट, बट सिंस दे कैन नॉट आल्सो लाइक पब्लिकली वो बोल नहीं पाते, तो बट देन उसकी वजह से हमें डर रहता है कि ये कहीं उनकी जो पॉलिसीज बन रही है उस एरिया में ना बन जाए। बट ऐसा नहीं हो रहा अभी तो फिलहाल, तो दे आर ट्राइंग टू नैरो डाउन कि हम इसको कैसे कर्टेल कर सकते हैं जो हो रहा है। हुआ ऐसा था कि ऐसे आई थिंक 20-25 इयर्स अगो से स्टार्ट हुआ था और लास्ट 2 साल तक रहा था। इन्होंने बहुत इमिग्रेंट्स बेस्ड ऑन द वो था ना कि लाइक नॉट स्किल्स, इमिग्रेंट्स इन द सेंस इमिग्रेंट्स, आई वुड से राइट वर्ड इज असाइलम में इन्होंने बहुत सारे लोग लिए थे फ्रॉम सोमालिया, सीरिया, आई गेस मुस्लिम कंट्रीज, हाँ, इराक एंड ऑल। तो यहाँ से जब अब इराक के संग क्या है इनका, इराक के संग तो एक पुराना इनका एक रिलेशन रहा है जिसकी वजह से इन्होंने लिए, एंड आई डोंट से लाइक ये उस वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत होता है उसकी वजह से, बट इतना इम्पैक्ट नहीं है बिकॉज इराकी और सऊदी के जो लोग हैं व्हेन दे मूव्ड हियर, देयर आइडिया वाज नॉट अबाउट कि हमें असाइलम लेके आना है, तो उनका काम था कि हमें वहां से थोड़ा सा कल्चरल हमें शिफ्ट चाहिए बिकॉज ऑफ द यू नो वो कहते हैं रूढ़िवादी जो माइंडसेट है वहां पर जाके they want to get free from that. So because of the limitations of the girls or that property, वो यहाँ के flourish इसलिए कर रहे हैं because Iraq is very good in terms of doing the business. But issue आता है when it comes to people who are came from asylum. अब initially asylum में उन्होंने करा क्या, उनको घर दिया, खाने पीने के लिए पैसा दे रहे हैं, उनको what do you call allowances दे रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आया कि उनको लगा कि भाई बिना काम करे घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, बढ़िया चल रही है। अब उनको ये लगने लगा अब ये हमारा हक हो गया कि ये तो हमें पालेंगे ही पालेंगे किसी भी तरह से, तो वही चल रहा है। अब क्या हुआ कि अब धीरे धीरे वो प्रेशर आता है गवर्नमेंट के ऊपर कितना इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वहाँ के रूल्स भी ऐसे हैं कि अगर आप वहाँ एक एस्पेक्ट होता है लाइक व्हेन आई टेल यू अबाउट द सोशल सिक्योरिटी, आपका जब वहाँ बच्चा होता है तो बच्चे के लिए हर महीने गवर्नमेंट पे करती है पैसा, 50% आपको उस अमाउंट का, 50% आपको, 50% आपकी वाइफ को। अब आपका एक बच्चा है तो एक्स अमाउंट मिलेगा, 2 बच्चा तो 2x अमाउंट मिलेगा, 3 + 3 and 4 and onwards you will get 4 times, 5 times, बच्चे करे जाओ। तो ये मैं वहाँ देख रहा हूँ तो ये अलग एक चैलेंज और लाइक वियर्ड सा मुझे रूलिंग लगी। आइडिया बिहाइंड वाज दैट कि they are trying to encourage locals to actually have children so that their economy में contribute हो सके later on stage में, but उसका थोड़ा सा उल्टा इम्पैक्ट पड़ा इनके ऊपर। आई गेस इस वजह से क्राइम्स इंक्रीज होने लगे। एग्जैक्टली, जब वो लोग काम नहीं कर रहे एंड देन जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है तो एकदम से इन्फ्लेशन सर्ज हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये इंक्रीज हुआ तो फिर उनके अलाउंसेस कम पड़ने लगे उनके हिसाब से, और जब उनके माइंडसेट में ये आ गया ना ये हमारा कुछ कर नहीं सकते और हम जो मन चाहे करेंगे, तो वहाँ क्राइम बहुत होता है। बड़ा क्राइम ना, मैंने सुना है वहाँ पे क्राइम जो होता है गैंग वॉर काइंड ऑफ। एग्जैक्टली, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। सो अब क्या है, इजी एक्सेस क्या है वहाँ पर कि
सबसे ज्यादा गैंग वॉर जो होती है वो होती है ड्रग्स को लेके। तो ड्रग्स का कार्टेल है वहां पर, पहले 3 कार्टेल हुआ करते थे, अब एक खत्म सा हो गया है। 3 कार्टेल इन सिंपल वे इज नॉर्थ स्वीडन, सेंट्रल स्वीडन एंड साउथ स्वीडन। तो 3 डिफरेंट कार्टेल्स थे जो ऑपरेट करते थे, एंड देन जहां भी उनके बॉर्डर लाइन आते थे वहां बहुत क्लैशेस होते थे। इवन दो हाँ, तो सेंट्रल उसमें क्या होता था, सेंट्रल स्टॉकहोम इज द हब ऑफ इट, बिकॉज नॉर्थ से भी इन्फिल्ट्रेशन होती थी, साउथ से भी होते थे, तब अपना अपना एरिया एक्सपेंड करने की कोशिश करते थे, एंड देन क्रॉसओवर जब भी होता था तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते थे। अब वहां पर क्या होता था कि कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस कि बिकॉज स्वीडन हैज अ पॉलिसी ऑफ प्राइवेसी, सो वहां पर कोई कैमरास आउटडोर्स में नहीं है, कोई रोड्स पे कोई कैमरास नहीं है, कोई लाइक बिल्डिंग लॉबीज में कोई कैमरास नहीं है। मॉल्स में जाओगे, शॉप्स के अंदर कैमरास होंगे, मॉल्स के सेंट्रल में कैमरास नहीं है, ठीक है, कंपनीज के अंदर कैमरास नहीं होते, बिकॉज ऑफ विच ये बहुत फायदा उठाते हैं उसका, एंड देन दे डू ऑल सॉर्ट ऑफ क्राइम्स इन पब्लिक प्लेसेस जिसकी वजह से पकड़े नहीं जाते। नॉट ओनली दैट, दे ऑल वहां पर बर्गलरी भी बहुत हो जाती है कभी कभी। मैं थोड़ा जो पढ़ रहा था उसमें बस ये था गैंग वॉर ज्यादा है ड्रग्स के ऊपर ही, ड्रग्स में बहुत ज्यादा है। एंड उसमें वो बताए थे ये ट्राई टू जो आपके 12 13 14 साल के बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं वो कि अभी तक पहले तो बड़े रहते थे, उसमें क्या होता था, लेकिन अब बड़ों को पकड़ लिया था बिकॉज ऑफ द ट्रैकिंग ऑफ बायोमेट्रिक्स एंड एवरीथिंग, दे गेट ट्रैक ऑफ इट। तो एक रूल बड़ा स्ट्रिक्ट है वहां, आप बच्चे को कुछ नहीं कर सकते, नॉट इवन गवर्नमेंट, नॉट इवन पुलिस, नॉट पेरेंट्स को तो बहुत दूर गया, पेरेंट्स तो डरते हैं बच्चों से कुछ करने के लिए। अगर बच्चे ने गलती से भी कंप्लेन कर दी तो आप अंदर गए थोड़े दिन। हाँ बिल्कुल, समवट लाइक दैट। तो क्या है कि वो बच्चों को हायर करते हैं, बच्चे वो भी यू नो लाइक इस कैटेगरी के होते हैं वो, ठीक है, तो उनके बच्चों को हायर करा जाता है, एंड देन वहां से इजी एक्सेस मिल जाता है, इस चीज का स्कूल्स में एक्सेस मिल जाता है, बिकॉज ऑफ विच एटलीस्ट इन स्टॉकहोम सेंट्रल सिटी एरियाज में मैंने अब काफी देख लिया कि स्कूल्स के अंदर भी ड्रग्स पहुंच रही है। स्कूल्स में भी सीसीटीवी नहीं होता, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, जो आपने बनाया सभी जगह प्राइवेसी इज मोर टुवर्ड्स किड्स, लाइक ये छोटे बच्चों की फोटोग्राफ्स नहीं आनी चाहिए। आप वहाँ स्कूल में बच्चों को रजिस्टर कराओगे, आपको एक वेवर फॉर्म में साइन करना होता है कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे की फोटोज पब्लिश हों और उनके मैगजीन्स में या नहीं। अगर आपने ना कर दिया तो उसकी फोटोज पब्लिश नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द ईयू रीजन कि आप इट्स लाइक अ डोमेस्टिक ट्रैवल बिटवीन वन कंट्री, सो वहां से लोकली आप आर्म्स नहीं खरीद पाओगे, बट बिकॉज ऑफ द एक्सेस फ्रॉम रोमानिया से, मैंने बहुत सुना है कि रोमानिया से लोग वाया फेरी आर्म्स लेके आ जाते हैं, एंड देन दैट कंट्रीब्यूट्स टू द क्राइम, एंड फायरिंग होती है, कई लोग ऑन द स्पॉट डेथ भी हैं, बहुत सारी रिपोर्ट हुई हैं, बट लकीली अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें सामने एनकाउंटर हुआ। बट बर्गलरी वी डिड एनकाउंटर, लाइक मेरे एक फ्रेंड के यहाँ पर अभी बर्गलरी हुई थी लास्ट ईयर उनके यहाँ। अब ये क्या करते हैं, वो रेकी करते हैं आपकी, कुछ दिन तक देखेंगे मॉनिटर करके, आप किसी फेस्टिवल पे जा रहे हो, कुछ पहन के जा रहे हो, कितना गोल्ड है आपके पास, क्या है, वो मॉनिटर करते हैं, देन दे मॉनिटर के आपका पैटर्न क्या है यहाँ जाने का, किस टाइम पे खाली होता है, क्या होता है, एंड देन वो इतने सोफिस्टिकेटेड आइटम्स लेके आएंगे। इंडिया में हमारे घर में जो दरवाजे होते हैं ना, लाइक उसके 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दरवाजे हैं विंडोज वहां पर, और उनको लगते हैं मुश्किल से 60 सेकंड या 120 सेकंड खोलने में। वो जो फायर फाइटर्स के पास होते हैं इक्विपमेंट्स हाइड्रोलिक ओपनिंग वाले, वो लगा के उनको हार्डली इतना टाइम लगता है। एंड अगेन जो एक कल्चरल शिफ्ट है कि हम इंडिया में अगर किसी का कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम हल्ला मचा देंगे, वहाँ दूसरा आदमी दिख गया है तो ये कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप दरवाजा जाएगा। यार ठीक है, चलो कल्चरल शिफ्ट पे बात करनी थी। कल्चरली इंडिया और स्वीडन बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक है ना, वेरी डिफरेंट। वाज देयर एनी सरप्राइजेस फॉर यू कल्चरली? तो कल्चरली शिफ्ट अगेन प्लस एंड माइनस दोनों में मेजर पॉइंट्स हैं। प्लस की बात करूं तो ट्रस्ट इश्यूज, अच्छा, लाइक स्वीडन में वो आप इंडिया में आप किसी को बोल दो कि ठीक है यार मैंने 1 लाख रुपए लेने थे, या फिर कल आके तू मेरे को इतने पैसे यहाँ दे दियो, मेरे को मैं तेरे को सामान देता हूँ, कल तू मेरे को इतने पैसे दे दियो। डू यू ट्रस्ट द पर्सन? नहीं होगा, चाहे कितना भी होगा, आप नहीं समझोगे कि नहीं वो करेगा। बट वहां पर आपको इतने बड़े अमाउंट के लिए भी ओके ठीक है। अच्छा, दूसरा प्लस पॉइंट की बात करूं, लाइक रेसिज्म नहीं है वहां बिल्कुल भी। इंडिया में बोला जाता है कि रेसिज्म नहीं है काइंड ऑफ, बट इंडिया में बहुत तगड़ा रेसिज्म है यार, लाइक वी आर वन नेशन राइट। सो एज सून एज आप साउथ इंडिया जाएंगे, साउथ इंडिया यहाँ आता है, देन आप अपनी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हो उसके बारे में, एंड देन ही डोंट नो, सो इट्स अ काइंड ऑफ रेसिज्म। बट ऐसा मैंने वहां नहीं देखा, तो वहां पर लाइक उनको नहीं आती इंग्लिश, बट वो जस्ट बिकॉज कि आप कन्वर्सेशन में आए हो, दे ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, उनको अटक अटक के बोलेंगे। मैं नहीं कहूँगा सारे बंदे ऐसे हैं, बट जो बुढ़े लोग हो गए जिनको अभी तक नहीं आती इंग्लिश ढंग से, तो वो फिर भी कोशिश करेंगे, एंड देन दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट टू यू। अब आते हैं माइनस पॉइंट्स में, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, हम बहुत लाउड है और वो बहुत शांत है। लाइक इंडियंस हम जाते हैं, हम बात करते हैं, हमारी ऑलवेज लाइक हमारी टोन इतनी हाई होती है और वो स्केयर हो जाते हैं। अच्छा। हम मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लाइक हमारा ग्रुप बन जाता है 3-4 लोगों का, जब भी कहीं जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम बीच पे जा रहे हैं, तो कल्चरली दे वांट टू यू नो
कि उनको शांति से बैठना है, बुक पढ़नी है, चिल सन बेरिंग मारना है, लेनी है। उनको सन बात लेना और है। हम 4 फैमिली जब वहाँ पहुंचेगी, बैठ के हम अपने ड्रिंक्स खोलते हैं, शुरू होते हैं बातें करना, धीरे-धीरे गाने चला दिए थोड़े से, तो थोड़ी देर इधर-उधर देखते हुए चुपचाप उठ के, आपसे कुछ नहीं बोलेगा कोई कि आप क्या कर रहे जगह हो। चेंज करने का अपना सामान उठाएंगे, चुपचाप चले जाएंगे कहीं और। देन आपको लाइक स्टार्टिंग पहले साल में रियलाइज नहीं होता था, साल में रियलाइज होता ये हम कुछ कर रहे हैं जबरदस्ती उनके साथ, तो फिर अच्छा लगता है। हम धीरे-धीरे हम मेंटेन करते हैं, हम पहले ही थोड़ा ऐसी जगह जाके बैठे कि जहाँ पर ये लोग डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कुछ भी कर लो आप, इतनी जल्दी आप अपने आप को चेंज नहीं कर पा सकते कि आप अपना वे और जो जैसे आप कंडक्ट करते हो आप चेंज हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो यार, कुछ स्पेसिफिक चीजों पे बात करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे किस Okay. टाइप का है, बिकॉज आई नो दैट वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफ वी कंपेयर विद इंडिया, If I wanted to say the public transport is fantastic. एग्जैक्टली। In what sense? Like you आपको बस उसके भी छोटे एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि अगर इम्प्रूव हो सके, बट आई डोंट नो द न्यूएंसेस के क्यों नहीं होते वो। आपका एक कार्ड है जिसको आपको रिचार्ज कराना है, आपका एक सिंगल मोड ऑफ पेमेंट है जो कि आप कार्ड रिचार्ज कराओ, फिर टिकट पे कर सकते हो, आप आवरली कर सकते हो, 6 घंटे की टिकट पे कर सकते हो, पूरे दिन की कर सकते हो, हफ्ते की कर सकते हो, पूरे महीने की कर सकते हो, लाइक इट्स लाइक एमएसटी और जो पास मिलता है हमारे यहाँ, उस तरह से। अब वो टिकट आपका बस में भी चलेगा, आपका फॉर एग्जांपल मेट्रो ट्रेन है, वहाँ पर 3 अलग-अलग नाम होते हैं, लाइक बसेस होगी, पैनल टॉक हो गया, टनल बाना हो गया। टनल बाना इज लाइक मेट्रो, पैनल टॉक इज लाइक ओके, और ट्रेन सिटी ट्रेन सिस्टम्स। सिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉकहोम इज अ सिटी, इज नॉट अ स्टेट, तो वहाँ पर स्टेट का कंसेप्ट ही नहीं है, इट्स लाइक ग्रुप ऑफ सिटीज ओनली। और दूसरा हो गया आपका बसेस हो गई, तो सब पे एक ही कार्ड चलता है, और अगर आपने 1 घंटे की टिकट करी है तो 1 घंटे तक आप कहीं भी चेंज ओवर कर सकते हो किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में। इट डजंट वर्क लाइक कि आपने एक बार पंच कर दिया टिकट, इट्स नॉट वैलिड फॉर द नेक्स्ट पंच, तो वो कर सकते हो। एंड पूरे स्टॉकहोम में आप ट्रैवल कर सकते हो अच्छा विद द सेम थिंग। अब आती है जो माइनस पॉइंट बोल रहा हूँ, आई फील इट्स लिटिल एक्सपेंसिव। अच्छा, आपको 1 घंटे के चाहे आपको 3 किलोमीटर वो करना है, ट्रैवल अमाउंट करना है, नहीं रहना है। दो ही स्टॉप करना है, लेकिन आपको तब भी लाइक 40 सेक व्हिच इज इक्वली अराउंड 320 रुपीस के आसपास आपको पे करनी पड़ेगी। अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, तो अगर मैं जानना चाहूँ स्टूडेंट कितना एडवांस है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेके? अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो हर चीज उनकी डिजिटल है। इनिशियली के कोई सब पेपरलेस है, कार्ड जो बताया, कार्ड एक नंबर मिल जाता हाँ, है। सोशल सिक्योरिटी नंबर से हर चीज लिंक्ड है, और आपको कहीं पे भी लॉगिन में आने की जरूरत नहीं है, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी लॉगिन मतलब आप हर जगह अकाउंट क्रिएट करते हो इंडिया में, आपको हर जगह अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर डालना है, और एक नीचे होता है बैंक आईडी। बैंक आईडी क्या होता है, बेसिकली आपका हर एक जो लॉगिन है वो होगा, दैट इज ऑथराइज्ड बाय द बैंक आईडी। बैंक आईडी इज नथिंग बट कि जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन को ऑथराइज करने के लिए आपको एक मीडियम देता है, which is known as बैंक आईडी देयर। तो जब भी आप सोशल सिक्योरिटी नंबर कहीं डाल के लॉग इन विद बैंक आईडी करते हो, तो आपके पास एक ऐप होती है फोन में, सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ जब लॉग इन विद बैंक आईडी होगा तो एक आपका रजिस्ट्रेशन होता है सोशल सिक्योरिटी पे उस बैंक के साथ कि अब ये बैंक ये वाली पर्टिकुलर एप्लीकेशन इस सोशल सिक्योरिटी नंबर के लिए आपको ऑथराइज कराना चाह रही है। अच्छा, तो फिर एक नोटिफिकेशन जाएगी, बैंक आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा आपके एप्लीकेशन पे या फिर कहीं पे भी जहाँ पे रजिस्टर कर रखा होगा, आपका एक पॉपअप आएगा कि ये वेबसाइट आपको लॉगिन कराना चाह रही है इस आइडेंटिटी यार पे। वो वही हो आप गया, अप्रूव करते हो तो आपको एक्सेस देता है उसका। वो आपका वही हो गया, आधार कार्ड हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, इंडिया में आधार इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब कहीं कुछ पोर्टल्स हैं जहाँ पे आधार के थ्रू चल रहे हैं राइट। ट्रांजैक्शन हो रही है, अदरवाइज हर जगह छोटे से छोटी चीज पे, बड़े से बड़े चीज पे वही चलता है। आपको फॉर एग्जांपल आपको एक बड़ा टीवी खरीदने गए कहीं पे, आप कर दो सिंपल, उससे ऑथराइज हो जाएगा, आपने पेमेंट कर दी उससे। आप एक चीज होती है जैसे फॉर एग्जांपल आप पेमेंट भी आप जैसे कई सारी एप्स होती हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट, जरूरी नहीं आज पेमेंट करो, मैं नेक्स्ट 30 दिन में पेमेंट कर दूंगा, तो 30 दिन के पास आपका टाइम होता है, वो प्लान पे आप अपने आप को ऑथराइज कराते हो, मैं 30 दिन में पेमेंट करूंगा, एंड देन यू सोलली साइन इट। नहीं, सही बात। तो ये जो ठीक है, मतलब जो आपने बात बताई, ऑल्दो जो मैं नेक्स्ट पूछने वाला था कि जो ना क्या चीजें जो यू थिंक कि इंडिया को लर्न करनी चाहिए अगर ये आधार को एक और अच्छी तरह से ये सिक्योर बना पाए, बिकॉज आइडेंटिटी थेफ्ट इज लाइक इतने सिक्योरिटी के बाद भी सिटीजन आइडेंटिटी थेफ्ट इज अ कंसर्न। अच्छा, जो कि बहुत कम होता है, बट वी हैव सीन दैट। तो फिर होता क्या है भाई इसमें, मतलब ठीक है उसने पुलिस की वहां पर कैपेसिटी बहुत कम है, लाइक नंबर ऑफ पीपल, अच्छा बिकॉज आप यहाँ पर रिसोर्स कम है। अब उसका एक रीजन ये भी होता है, आई वुड से लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने देखा है कि एक तो जो पे स्केल है लाइक अकेले वहां पर ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज इक्वली पेड इन दैट सेंस, सब ऑन एन एवरेज पेड सैलरी से ऊपर ही होंगे, चाहे वो आप इवन जबकि लाइक अगर आप बात करो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्लम्बर्स या फिर हाउस हेल्प, इनकी सैलरी जनरली आपसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, वो मैंने समझा, मतलब हाँ ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कारपेंटर हो, वहां पर प्लम्बर हो, यू प्रोबब्ली टेंड टू मेक मोर मनी देन ऑफ कोर्स लाइक
person who is already working in IT for last 15 years there, so उससे ज़्यादा earn कर रहा होगा mostly वो. But मेरा perspective ये था बोलने का, because of which number of resources जो कि एक पुलिस एक एरिया को like security provide करने के लिए लोग चाहिए वो कम है in that perspective. तो होता क्या है उस वजह से कि हम रिपोर्ट तो कर देते हैं, but again because of a limited amount of resource they really can't put effort on grabbing hold of everything. इंडियन पुलिस से रिलेट कर पा रहा हूँ, वो ठीक है, वो रिसोर्स के चक्कर में नहीं कर पा रहे, इंडियन पुलिस करना नहीं चाहती. नहीं, मतलब इंडियन पुलिस में प्लस पर मैं बताऊंगा एक चीज कि आप इंडियन पुलिस को अगर जब इतना मैटर होता है कि जब 3-4 लाख रुपए सामान आपको चोरी जाए, आप पुलिस वाले को बोलोगे 50,000 रुपए तेरे को दे दूंगा तो बंदा पकड़ लो, तो 2 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर बंदा पकड़ ही जाएगा. वो मोटिवेशन वाली बात है. अब सिंस के मैंने बताया था सैलरी की बात, सैलरी में बहुत डिफरेंस है दोनों में, वहां पर यहाँ पर तो उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, यहाँ पर उनको थोड़ा अभी थोड़ा करप्शन वाली पॉइंट ऑफ व्यू बात है कि भाई आदमी अब सोचो कि लाइक 50,000 की सैलरी में मेरे घर चल जाएगा, बट अगेन उसकी वो कंफर्ट की जो फीलिंग आती है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए सोसाइटी को देख के, तो वो फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो मांगता ही है और उसको मिल रहा है, देन वो अपना हार्ट आउट पूरा एफर्ट लगाता है ढूंढने में और ढूंढ लेता है. क्या ठीक है. अब बात करते हैं जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ का. हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बताओ यार. 2 अलग-अलग मैं बोलूंगा ग्रुप है, 2 के 3 ग्रुप है, लाइक चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स से लेकर अप टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स एक ही ग्रुप हो गया, और 65 ऑनवर्ड्स जिसमें कि एक ओल्ड एज आ गया. 65 ऑनवर्ड्स इज ओल्ड एज बिकॉज वहाँ जो एक एवरेज रिटायरमेंट क्राइटेरिया 65 ईयर्स, कई जगह 67 भी है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में. और 18 तक इज अप टिल 18 ईयर्स इज द गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी. सारे बच्चों की हेल्थ केयर इज गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी. यू डोंट नीड टू पे अ पेनी ऑफ इट, बट यू डू नीड टू पे. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. अच्छा. तो जब बच्चा वहाँ पर जिस दिन से रजिस्टर होगा उस दिन से हर एक खर्चा उसका गवर्नमेंट देखेगी. अच्छा. डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की विजिटिंग चार्जेस, उसके बाद उसकी मेडिकेशन या फिर उसका वैक्सीनेशन या फिर उसका कोई भी एक्सीडेंटल कवर होता है, कुछ भी होता है, दैट्स गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी. बट इसमें कैच क्या होता है, जो बेसिक चीजें लाइक फॉर एग्जांपल बुखार आ गया, अब पैरासिटामोल देनी है, यू कांट जस्ट से कि मुझे पैरासिटामोल दे दो एंड देन यू गेट फॉर फ्री ऑफ चार्जेस. पैरासिटामोल चीजें हो गई, खांसी जुकाम की चीज होती है, दिस इज वेरी एलिमेंटरी थिंग्स, वो आपको खुद लेनी पड़ेंगी. सिमिलरली खांसी जुकाम की चीज होंगी. अब खांसी जुकाम में भी 2 अलग एस्पेक्ट हो गया कि भाई बहुत इन्फेक्शन हो गया ज्यादा कि रेस्पिरेटरी इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर वो एंटीबायोटिक्स जाएंगी या फिर कुछ भी मेजर मेडिसिन जाएंगी, वो प्रिस्क्राइब होगी और देन यू कैन टेक इट फ्री ऑफ चार्ज फ्रॉम द फार्मेसी. अब यहाँ पर दूसरा पर्सपेक्ट हो गया फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल. जैसे मेरे फ्रेंड के एक बेटी है, उसके चोट लगी थी हाथ में, उसकी हड्डी यहाँ से उल्टे हो गया था हाथ. अच्छा. तो ये हड्डी बाहर आ गई थी यहाँ से. अब हम उसको लेके गए इमरजेंसी में, हाथों हाथ हमारा पहला एनकाउंटर लाइक पहला एक्सपीरियंस था हॉस्पिटलाइजेशन का. तो वहां पर भी बच्चों की इमरजेंसी इज डिफरेंट और बड़ों की इमरजेंसी डिफरेंट, ऑल्दो इट कैन बी टेकन केयर एट एनी इंस्टेंस कि वहां कुछ अगर बंद है तो यहाँ पर भी टेकन केयर हो सकता है. तो बट बच्चों की इमरजेंसी में हम लेके गए विच इज वेरी गुड, लाइक वहां पर हॉस्पिटल है विच इज इंस्टीट्यूट एज वेल. अच्छा. तो इट्स लाइक इट्स कमिंग अंडर लाइक टॉप 6 वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में आता है, मेडिकल इंस्टीट्यूट में से. तो हम उसको वहां लेके गए, हमने बस एक बार उसको बस दिखाया डॉक्टर, अभी हमारा नंबर भी नहीं था. एटलीस्ट हमने इमरजेंसी में भी जो नंबर था उसका 10 या 10 नंबर था अटेंड करने के लिए, बट हमने साइड से नर्स को दिखाया कि इसका मेजर है. तो उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से हमने वाली नर्स को दिखाया था जैकेट ऐसे करके कि इसका हाथ पीछे की तरफ मुड़ा हुआ और ये वो है, उस पॉइंट से लेकर जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होगी, हमें एक पैसा नहीं देना पड़ा. हमें एक चीज की ये नहीं टेक केयर करना पड़ा कि हमें ये सामान लाना है, ये कुछ करना है, या खाना देना है या कुछ करना है. हमें देखना ही नहीं पड़ा बच्चा क्या है, कहाँ है, कैसे कर रहा है. तो वो सब होके नेक्स्ट डे पूरा दिन उसको रखा गया एंड देन शाम तक उसको डिस्चार्ज किया गया. अब उस पूरे ड्यूरेशन में उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ. उसके पास जैसे हमारे यहाँ 5 स्टार हॉस्पिटल बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कोलंबो एशिया मेदांता वगैरह, अब वहाँ जो ट्रीटमेंट मिलता है इट्स मच मोर बेटर ओवर देयर आई वुड से. हाँ, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ. क्वालिटी तो वाज टॉप नॉच, ठीक है, बट नॉट ओनली टॉप नॉच क्वालिटी बट द एक्सपीरियंस दैट किड इज हैविंग. जब बच्चे का ऑपरेशन हो रहा था, एक स्क्रीन ऊपर चल रही थी उसकी जिसपे कार्टून चल रहे थे, एक स्क्रीन यहाँ चल रही थी, एक स्क्रीन यहाँ चल रही थी, वो कार्टून देख रही थी. उससे पूछा जा रहा है आप क्या देखना चाहोगे, तो सबसे स्क्रीन पे वो कार्टून या फिर जो भी वो देखना चाह रहे हैं वो चलेगा. उसके बाद वो जब वार्ड में शिफ्ट हुई, उसके बाद सुबह एक क्लाउन आ रहा है, उसको जगल करके दिखा रहा है, उसके बाद एक पेंटर आ रहा है, उसको पेंटिंग करवा रहा है, उससे जो भी है उसको एंटरटेन करने के लिए, एंगेज करने के लिए, ताकि दिन में उसको ऐसा कोई भी फीलिंग ना आए कि मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं लाइक डिमोरलाइज ना हो. तो इन दैट सेंस अब आते हैं सेकंड ग्रुप की विच इज द एडल्ट ग्रुप. अब उसमें क्या होता है कि आपका अगर आप यू आर वर्किंग तो जनरली आपको वैसे बाय डिफॉल्ट इफ यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर, आप खाली रजिस्टर्ड हो, तो आपको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी पे करना होता है व्हेन यू गो टू द कंसल्टेशन. अब ऐसी बात आती है मेडिकेशन की. एडल्ट्स के लिए मेडिकेशन फ्री नहीं है, नहीं है. इफ लाइक जनरल मेडिसिन, ओपीडी मेडिसिन जिसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जुकाम हुआ, खांसी हुआ, इंफेक्शन हो गया, इमरजेंसी वाली इज ऑल कवर्ड. तो आप
आप गए, आपको जुकाम हुआ, खांसी हुआ, तो आप गए उधर शॉप पे गए कि भाई ये प्रिस्क्रिप्शन उसने बताया कि आपको ये पे करना है, तो आप पे कर दोगे। फॉर एग्जांपल सर्टेन मेडिसिन आर वेरी एक्सपेंसिव, तो क्या करोगे, वो उनमें क्या है कि आपको लाइक सर्टेन मेडिसिन लाइक 10,000 सेक तक आपको जो अमाउंट दे रखा है RRP जिसे बोलते हैं वहां पर, तो वो पे करना होगा। उसके बाद क्या होगा, 10,000 के बाद जितनी और मेडिसिन लोगे वो 50% रेट में मिलेंगे, उसके बाद 75% कट हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, तो ऐसे ऐसे करके स्लैब बनाया ताकि आपके इवेंचुअली कैपिंग 20,000 के अंदर आपकी ईयरली ईयरली रहे। पेमेंट हो जाए। ये प्लस पॉइंट इंडिया में है कि अगर आपका पैसा है या कुछ भी लाइक इफ यू फील हाँ, जब मन चाहे जिस डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ भाई मुझे अभी चाहिए ट्रीटमेंट, अभी मिलेगा, वो नहीं है वहाँ। वहाँ पर उसका एक पर्सपेक्टिव ये है कि फिर आप अगर आपको इस लेवल का ट्रीटमेंट, इस तरह का आपको फ्रीडम चाहिए, तो आप प्राइवेट इंश्योरेंस लेके रखो एंड देन यू कैन गो टू एनी ऑफ द डॉक्टर्स। इंश्योरेंस क्या होता है प्राइवेट? प्राइवेट डॉक्टर्स लाइक फॉर एग्जांपल, एक बाकी जितने भी मैंने अभी तक बताया, ये गवर्नमेंट ऑफिस, ये गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं, गवर्नमेंट एक सिटी है बड़ी, स्टॉकहोम फॉर एग्जांपल, उसके अंदर मल्टीपल कम्युनिटीज है, बहुत सारे कम्युनिटीज। हर एक कम्युनिटी का अपना एक वार्ड सेंटर होता है व्हिच इज लाइक स्मॉल नर्सिंग होम टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। तो वहां पर जब भी आप रजिस्टर करते हो, आप लोकल नर्सिंग होम में रजिस्टर करते हो, वहां पर जाते हो एंड दे आर इक्विप्ड इनफ फॉर डूइंग ऑलमोस्ट ऑल दैट ब्लड टेस्ट एवरीथिंग, दे कैन डू इट देन एंड देयर इटसेल्फ। अच्छा, अभी प्लस पॉइंट क्या है कि आपको हर एक चीज के लिए अलग से पैसे नहीं करने। आपने डॉक्टर कंसल्टेशन फीस पे करी है ना, 250 क्राउन जो पे करी है, आपका ब्लड टेस्ट, बीपी टेस्ट, ये टेस्ट वो सब कवर्ड है। अच्छा, वो सब वही करते रहेंगे, इंस्टेंट होता है, करके आएंगे 15 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट बता देंगे कि आपका सब कुछ नॉर्मल है या फिर कुछ ऊपर नीचे है, जो भी है, ठीक है। तो अब आती है बात कि अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, अगर नॉर्मल सी चीज है तो आप ओपनली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, या फिर आपको इमरजेंसी लग रहा है, मतलब कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप सुबह फोन करो उनको कि भाई मेरे को आज ये इश्यूज हो रहे हैं, तो आपको उसी दिन का थोड़ी देर बाद का अपॉइंटमेंट दे देंगे, फिर दे फील लाइक ये कुछ अर्जेंट है। अदरवाइज वो फोन पे कंसल्टेशन देते हैं कि आप अभी ये ले लो, दवाई ले लो, या ये दवाई ले लो, एंड देन यू विल बी बेटर। अगर नहीं होता तो फिर रिपोर्ट करना हमें। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अभी लाइक मैं जब 2 साल पहले मैं 89 केजीज का था, तब मैं कुछ खेल नहीं रहा था, जिम जाता था, बट आई रियलाइज के फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू जिम से कुछ नहीं होगा। एक्सरसाइज डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट डाइटिंग। तो मैंने डाइटिंग कर रहा था, अभी दोबारा करूंगा जाके अच्छा, वापस। यहाँ आगे खत्म कर दिया। नहीं, से पहले खत्म कर रखी थी पिछले 6 महीने, लाइक मैं बताता हूँ लास्ट समर्स के बाद मैंने स्टार्ट किया था, एंड देन फ्रॉम 89 आई वेंट टिल ऑल द वे टिल 72 केजीज में आया था। उसके बाद समर वेकेशन पे गए एंड देन वी स्टार्टेड यू नो खाना पिलाना सब कुछ स्टार्ट रहा। तो फिर वो समर इज लाइक अ फेस्टिव मोड देयर, तो समर्स में खूब पार्टीज होती है, खूब होता है, तो वी स्टार्टेड गेनिंग द वेट। में भी मौसम अच्छा रहता होगा इस समय। मौसम की वजह से समर्स में तो वहां पर लाइक एक्स्ट्रावेगेंजा फेस्टिव मोड रहता है, क्योंकि सब बंदे बाहर रहते हैं, घूमते फिरते हैं, दिन बहुत लंबे होते हैं, तो घूमने का टाइम ज्यादा पड़ जाता है। फिर रात में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जनरली आपकी रात होगी 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 रात में 9-10 बजे तक धूप निकलेगी। अच्छा, तो दिन मिलते हैं पूरे रात 3:30 4 3:30 4 बजे तक। आपका दिन में आपका हार्डली 10 मिनट या 1 घंटे का टाइम, लाइक जब दिन सबसे बड़े होते हैं तब हार्डली 10 मिनट 15-20 मिनट के आसपास ही फुल नाइट होगा, अदरवाइज फुल नाइट होती ही नहीं है। हल्का डस्की से रहेगा या डाउन के टाइम पे वैसा रहेगा, अदरवाइज दिन रहता है हल्का हल्का। और धूप तो सुबह 4 बजे धूप निकल जाएगी और रात को 11 बजे तक, 10:30 बजे तक धूप रहेगी, वो फुल उसमें रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब आप घूमने निकलते हैं, जब इतना दिन का टाइम रहता है, तो आप एंजॉय ज्यादा करते हो, एंड देन तो फिर अभी मैं रिलैक्स मोड में था, मेरा इंडिया जाना ही है, तो खाओ पियो ऐश करो क्यों वहां जाके अपने आप को गिल्ट में डालना। ठीक है। तो ठीक है, मैंने फिर अब मैंने कहा जाके करेंगे अपना वापस, तो वो अलग प्रोसेस है। तो फिटनेस के लिए वहां के लोग एटलीस्ट मैं बताता हूँ कि वो रनिंग बहुत करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं सब, और उनको मैटर नहीं करता वो किस टाइम ऑफ द डे में करना है। अच्छा, वो खाना खाना है अपनी दोपहर में, तो 12 बजे निकल जाएंगे, 12 से 1 भाग के आ जाएंगे, तो अपना खाना खा रहे हैं अपना बैठ के, और उसके बाद अपना काम कर रहे हैं। किसी का कुछ हो रहा है, वो शाम को निकल गया, ऑफिस के बाद निकल गया, तो वो सुबह भाग के आ रहा है ऑफिस ही, तो वो साइकिलिंग कर रहे हैं वहां पर, तो करते रहते हैं वहां पर सब कुछ। चलो अब ना टैक्स सिस्टम की बात करते हैं। स्वीडन इज वन ऑफ द कंट्रीज जहां पे टैक्सेस बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं। क्या कहना है उस बारे में यार, कि उसका सबसे पहली बात जस्टिफाइड है टैक्स जो जितना हाई है, नंबर 1 बेनिफिट्स एज एन इमिग्रेंट, आर यू एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ दोस टैक्सेस और जस्टिफाई लाइक मैं जस्टिफाई करने वाला हूँ बहुत पहली बात। मुझे तो सारी चीजें अगर मैं इवेल्युएट करना बैठूं तो बहुत सारी चीजें कि जो मुझे मिल रही हैं एज अ टैक्स रिटर्न वहां पर। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वहां पर क्या होता है, हर एक टैक्स स्लैब 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है कम्यून का टैक्स, जैसे फॉर एग्जांपल जहां आप रह रहे हो, मैंने बताया जैसे एक सिटी इटसेल्फ मल्टीपल कम्यून में डिवाइडेड है, ठीक है। तो सोलेंटिन का अपना कम्यून का टैक्स है और एक स्टॉकहोम का अपना कम्यून का टैक्स है, तो टोटल जो है अलग टैक्स है दोनों में।
हाँ, लेकिन जब वो कलेक्टिव टैक्स जब आपके सैलरी में से कटता है उसमें शेयर होता है अच्छा कि इतना शेयर वो लेके जाएगा, इतना वो लेके जाएगा। उसकी वजह से वो थोड़ा डिविएट करता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे आप जब आपका टैक्स स्लैब बनता है कि आप 30% में आते हो या 33% में आते हो, 32% में, वो जो थोड़ा सा डिविएशन है वो किस कम्यून में आप रह रहे हो, आपका एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ पर है, उस बेसिस पे है वो। तो अब जो मैं बताता हूँ कि टैक्स में रिटर्न क्या मिल रहा है मेरे को, अब मैं एक छोटा सा 2-4 एग्जांपल दूंगा कितना रिटर्न है। हम यहाँ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से राजस्थान ट्रैवल करना है या आगरा ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आगरा जाने के लिए। आप ट्रैवल कर रहे हो अराउंड 200 किलोमीटर, आप तो खाली आप अपना जो टोल टैक्स पे कर रहे हो, कितना पे कर रहे हो आप, अराउंड अबाउट 525 या 550 आसपास, 550 के आसपास आप अपना रोड टैक्स दे रहे हो। ट्रैवल कितना कर रहे हो, 180 190 या मैक्सिमम 200 किलोमीटर। अब इतना हाई आप टोल टैक्स दे रहे हो, आप जबकि आप अपना ऑलरेडी आप लाइक यू आर स्लैब 20% या 30% आप टैक्स स्लैब में हो ऑलरेडी, ठीक है। इतना टैक्सेस देने के बाद भी आपको ये पे करना पड़ रहा है, एंड विद दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है। हम वहां ट्रैवल करते हैं नॉर्थ ऑफ टिप पॉइंट ऑफ स्वीडन से साउथ टिप पॉइंट ऑफ स्वीडन आ जाओ, एक रुपया आपको पे नहीं करना है एज अ टोल टैक्स। इट्स ऑल फ्री, ऑल इंक्लूसिव इन योर टैक्सेशन जो आप सैलरी से पे कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल देता हूँ चाइल्ड स्कूलिंग के बारे में। बच्चा जब से पढ़ना चालू करेगा टिल द पॉइंट ही अटेन द प्रोफेशनल एजुकेशन मींस मास्टर, उसको पे नहीं करना, 1 रुपया पे नहीं करना, ठीक है, विच इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अगर आप क्यूमुलेटिव देखो इतने टेन्योर तक, ठीक है। उसके बाद आता है चाइल्ड, अब आप ये बात हुई स्कूलिंग की, स्कूलिंग में खाना वो देख रहे हैं उनका, अच्छा, बच्चा कुछ लेके नहीं आता, कोई किताब नहीं, कोई कुछ नहीं, हो जाता है वहां पर खाना पीना भी इसका वही होता है, और नहीं कम बैग का वेट भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फ्रीडम दैट दे गेट विद द स्कूलिंग सिस्टम वो एक अलग चीज है। बात आती है अभी खाली टैक्सेशन रिटर्न देख रहा हूँ, कोई पे नहीं करना वो फुल लाइफ के लिए, ठीक है। अब एक होता है कि एक जहां पर जब मैं पे कर रहा हूँ वो होता है चाइल्ड केयर के लिए प्री स्कूल में, लाइक अप टिल द एज ऑफ 6 इयर्स जब वो प्री स्कूल में होते हैं बच्चे, तो डिपेंडिंग अपॉन, तो पहले तो वो अलाउ कितना करता है, अगर आप दोनों वर्किंग है देन दे अलाउ यू द फुल टाइम, लाइक सुबह आप 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक बच्चे को डे केयर में प्री स्कूल में रख सकते हो। अब एक होता है दूसरा कि फॉर एग्जांपल आपकी कई तरह के इंश्योरेंस हमें बेनिफिट मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूर अ सोल अर्नर इन द हाउस और उसकी जॉब चली जाए फॉर एग्जांपल एनी एक्सट्रा रीजन की वजह से, देन कम्यून आपकी वो टेक केयर करता है कि आपको अगली जॉब आराम से मिल जाए। अच्छा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एनरोल करते हैं, एंड देन आप खुद इनिशिएटिव ले सकते हो कि ये एक इमिग्रेंट के लिए भी एप्लीकेबल, सबके लिए। अच्छा, ये एक मेजर पॉइंट बता दूं कि एक इमिग्रेंट और एक लोकल सिटीजन में बस एक 2 स्टेप्स होते हैं बीच में, एक आपके पास पीआर है या नहीं है, तो एक परमानेंट रेजिडेंट, एक इमिग्रेंट अभी आया ही है, और एक सिटीजन के बीच में इतना डिफरेंस है कि बस परमानेंट रेजिडेंट और इमिग्रेंट कांट वोट फॉर लोकल कम्युनिटी इलेक्शंस के लिए, सॉरी नॉट लोकल कम्युनिटी इलेक्शन बट इलेक्शन जैसे कहते हैं ना लोकसभा इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शन के लिए वो नहीं कर सकते। बाकी लोकल कम्युनिटी के लिए वो 3 साल के बाद एलिजिबल होते हैं, वो वोट कर पाते हैं, इमिग्रेंट्स भी, क्योंकि 3 साल बाद तो शायद से पीआर भी मिल जाता है ना, नहीं 4 साल बाद होता है, 4 साल बाद, ठीक है। 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं पेमेंट के लिए, और सॉरी पेमेंट वोट के लिए। अच्छा, तो विच इज अ मेजर थिंग, लाइक लोकल कम्यून इज वेरी डोमिनेटिंग इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पॉलिसीज इन दैट कम्यून, जो कि तुम्हें डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। बाकी जो असेंबली में होती है वो ओवरऑल कंट्री को इम्पैक्ट कर रही होती है कि भाई इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे और हमारा आगे पर्सपेक्टिव क्या है फ्यूचर में, तो वो उनका वो अलग पर्सपेक्टिव है, तो वो सब पे काम करते हैं। चलो बढ़िया यार, ठीक है। अगर मैं वर्क कल्चर की बात करूं, स्वीडन का वर्क कल्चर कैसा है, मतलब ऐसा तो नहीं इंडिया में 9 to 5 तो कहने के लिए होता है, दैट्स द मोस्ट ल्यूक्रेटिव थिंग कि मैं वहां गया क्यों था। मेरे को उस टाइम पे 2 ऑफर थे, मैं कनाडा मूव हो सकता था, कनाडा का भी ऑफर हाथ में था और यहाँ का भी था, बट 2 रीजंस की वजह से मैंने स्वीडन चुना था। एक तो बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस दैट दे हैव, दे डू वैल्यू योर पर्सनल लाइफ, तो दे मेक श्योर कि आपको जो डेजिग्नेटेड टाइम है 9 to 5 जो फॉर एग्जांपल दिया है, या फिर जनरली वहां लोग सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक वो प्रेफर करते हैं काम करना, या एज अर्ली एज लाइक 7 to 3 भी है, तो दे स्टार्ट वर्किंग एंड देन दे डेडिकेटेड एवरीथिंग फॉर दैट टाइम फॉर योर वर्क, लाइक वो काम करते हैं एंड देन दे डिडंट डू लाइक कॉफी टाइम, चलो 1 घंटा कॉफी पी के आ रहे हैं, चाय पी के आ रहे हैं, चल यार चाय सुट्टा नीचे चल रहा है, वो काम करते तो काम करते रहते हैं, वो बीच में लेंगे आधा घंटा 1 घंटा 1 घंटे का और लंच ब्रेक लेंगे एंड देन दे कम बैक टू वर्क। तो वो अब मैं बताता हूँ लाइक इन द सेंस कि वो प्रोडक्टिविटी वो उतनी दे रहे हैं जितनी आप यहाँ पर 10 घंटे में दे रहे हो या चाय सुट्टा के साथ, तो प्रोडक्टिविटी उतनी टाइम में दे रहे हैं उतनी प्रोडक्टिविटी, बट उसके बाद ना वो उठाया काम करने के लिए, ना कोई बोलने वाला आपको, ना फोन करके बोलने वाला कि आज देख लियो शाम को रिपोर्ट चाहिए मुझे, ना कोई नहीं है। तो बेसिकली वहाँ पे ये है कि अगर मैनेजर ने काम दिया मेरे को तब तक चाहिए व्हाट्सएप 3 दिन में 4 नहीं, वो पहले उलट आके पूछेगा, वो जो मैं अपना एटलीस्ट मैं अपना बता रहा हूँ जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, अगर लोकल लाइक स्वीडिश मैनेजर रहा है मेरा,
तो वो हर चीज के लिए पूछता है पहले कितना टाइम लगेगा। हाँ कि ये चीज है, कितने टाइम लगता है आपको, हो सकता है। आप पहली थी बफर लेके आपने बोल दिया कि मेरे को, वो एक्चुअली दोस्त का काम, आपने बोल दिया यार मेरे को थोड़ा थोड़ा करके 4 हफ्ते लग जाएंगे, ठीक है 4 हफ्ते लग जाएंगे, ठीक है 4 हफ्ते तो वो कुछ नहीं बोलेगा आपको, 4 हफ्ते वो पूछेगा कि क्या हुआ, आपने बोल दिया उसके बाद ही 4 हफ्ते कि ऐसा ऐसा है, आपने प्रूव कर दिया कि भाई ये इशू आया था, इसकी वजह से डिले हो गया, इसकी वजह से डिले हो गया, यहाँ पर यहाँ ब्लॉकर था, इस वजह से मैं कर नहीं पाया, ठीक है उसके बाद कर लेना। तो वहाँ प्रेशराइज कभी नहीं करेंगे आपको कि ऐसे नहीं किया, मुझे भी चाहिए, नहीं 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 आज शाम को भी चाहिए। सो प्रोडक्टिविटी वहां ज्यादा निकलती है या निकलती है ज्यादा? प्रोडक्टिविटी मेरी से बताऊं तो, अगर मैंने जैसे वहां पर मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि वहां पर वहाँ लोकल एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे हैं, एंड देन यू स्टार्ट अडैप्टिंग टू दोस वर्क कल्चर, तो प्रोडक्टिविटी वहां ज्यादा निकल जाती है। अच्छा वहां ज्यादा, हाँ निकल जाती है, बट एक्चुअली यहाँ पर क्या होता था, हमारे को आदत हो गई थी, जब तक डंडा नहीं पड़ता था काम नहीं करना हमें, और डंडा पड़ता था फिर हम काम, नहीं वो पता है ना, मैनेजर 6 बजे छुट्टी का टाइम है, 6 बजे मैनेजर दोबारा काम दे देगा। हाँ, तो दिन में बंदा तो काम नहीं करता है ले ऑफ फैसिलिटी, और यू हैव द होल राइट कि अगर आप मैनेजर कुछ पूछता है ना, तो आप मना कर दो, दोबारा नहीं आएगा आपके पास। अच्छा, तो आपने बोल दिया नहीं यार मैं टाइम नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है वहाँ पे। तो वहाँ दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, नहीं यार देख ले कोई और नहीं कर रहा, तू कर देगा, तो ये वो ना, आपको जब मिले कोई नहीं, आज नहीं हो रहा कल कर लेना, ठीक है तो कल जब टाइम मिले तब कर तो लेना। अभी जैसे तू आया है, छुट्टी लेके आया है छुट्टी या लेके फिर? आया हूँ मैं 6 वीक्स की छुट्टी लेके आया हूँ अभी, मेरे को बाय डिफॉल्ट 28 वर्किंग डेज की छुट्टी मिलती है। अच्छा हाँ, मुझे पता लग रहा है एनुअली 30 डेज लीव। बाय डिफॉल्ट 25 डेज होता है, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वो 2-3 घंटे 2-3 दिन, और या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो 5 दिन भी बढ़ सकते हैं, जैसे मेरी वाइफ की 30 डेज की है, मेरी 28 डेज की है, तो उतने डेज की आपको वेकेशन, आपको कन्वर्ट करोगे तो आई थिंक रफली आई थिंक 6 वीक्स बन जाता है वो, जब आपकी वर्किंग डेज में वो डिवाइड करोगे आप तो उतना बन जाता है, तो वो मतलब वो छुट्टी यहाँ पे कंज्यूम 6 वीक्स टू 7 वीक्स तक बन जाता है, वही छुट्टी यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। हाँ। चलो बढ़िया। अभी तुमने स्टार्टिंग में ना इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहा था तो अभी ना मैं रिसेंटली मतलब न्यूज़ में पढ़ रहा था, मतलब व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन दिस, तो मेरे को पता लगा कि जो ना स्वीडन ने अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस किए अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में, एंड ये भी है कि जो ना वो इमिग्रेंट्स को वॉलंटरी जो लीव कर रहे हैं, दे आर पेइंग गुड पे आउट टू देम, दे आर ऑफरिंग गुड पे आउट टू देम। पहली बात तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, जो इतना हैप्पी अमाउंट पे आउट कर रहे हैं वॉलंटरी लोगों को जाने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक डेटा भी देखा, जैन 2024 से लेकर जून 2024 में बहुत सारे इमिग्रेंट्स, इंडियन इमिग्रेंट्स ने दे आर लीविंग स्वीडन। अगर मैं बोलूं पास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो 171% का इंक्रीज था, मतलब एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं। तो पहली बात तो हो क्यों रहा है, वो इमिग्रेशन पॉलिसीज को क्यों चेंज कर रहे हैं? दो रीजन में बताता हूं, भूखे के साथ घुन भी पिस रहा है, तो वो वाले सेटअप में वो क्या है सीन के, एक तो वो चाह रहे हैं कि लोकल स्टूडेंट लाइक बिकॉज ऑफ डेमोक्रेट गवर्नमेंट जब से आई है, देन वो से कई की पर्सपेक्टिव है, मतलब बोलते हैं एटलीस्ट कि हमें लोकल्स को गवर्नमेंट को वो लोकल्स को हमें जॉब्स दिलवानी है ज्यादा, वो वाला पर्सपेक्टिव है। तो उसके लिए थोड़ा सा रेसिज्म वाला फंडा आने लग गया इस पर्सपेक्टिव में। एक और दूसरा क्या होता है कि वहाँ ग्रोथ का बाय डिफॉल्ट है एक अननोन रेसिज्म जिसे कहते हैं ना, अनविजिबल रेसिज्म के इफ यू वांट टू इम्प्रूव, लाइक आप चाहते हो कि मैं अभी लाइक मैनेजर हूँ, मैं जीएम या फिर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या और ऊपर इस टाइप से जो वर्टिकल ग्रोथ जिसे कहते हैं, वर्टिकल ग्रोथ इज नॉट सो इजी। एक सर्टेन लेवल तक आपको ग्रोथ करने देंगे, एंड देन दे मेक श्योर इन ऑर्गेनाइजेशन के लोकल स्टूडेंट्स का ही होल्ड रहे, लाइक व्हेन इट कम्स टू द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसे बात करोगे मैं डिसीजन पावर की बात होगी, मेजर डिसीजन मेकिंग पावर आए, तो वहाँ पर मेक श्योर करते हैं कि होल्ड उनका ही रहे। जो लोग ऑलरेडी 4-5 साल से हैं यहाँ पर, तो उनको एक लगा कि हम ब्लॉक हो गए हैं यहाँ, हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा तुमने देखा होगा पिछले लास्ट मैं देख रहा हूँ 2021 ऑनवर्ड्स जो सैलरी हाइक इंडिया में आई है, दे आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल जो हमें वहां मिल रहा है। तो मैं उस हिसाब से बोला, तो वो ब्लॉकर फील करते हैं, तो उन्होंने देखा कि यार दे हैव लाइक माइंडसेट के यार से बेटर तो इंडिया, चलो वहां पर प्लस माइनस क्या होता है, क्यों ऐसा रहा है, चलो वहां हर काम खुद करना पड़ता है बिकॉज यू कांट अफोर्ड कॉस्ट है हर चीज के पीछे। हाँ, और कॉस्ट बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल आपको बच्चे के लिए आपको नैनी रखनी है, तो नैनी की अपनी कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई है, लाइक फॉर 5 आवर्स 6 आवर्स ऑफ हाउस हेल्प जो आपको रखना है बच्चे की नैनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 15,000-16,000 सेट देना पड़ेगा। एंड देन इतने में तो इंडिया में सारी हाउस हेल्प सारे ऊपर से नीचे तक घर साफ, खाना बनाना, बर्तन मांजना, बच्चे की नैनी प्लस अपनी नैनी रख लो, कभी आप अपना पे करोगे। तो एक ये पॉइंट आता है, साला थोड़ी याशी में वहां जो है ना, फिर तो एक तो ये रीजन था। दूसरा होता है कि नॉट ओनली कि वो वहां से निकल के वापस इंडिया आया, प्रॉब्ली वो यूके मूव हो गए, कोई यूएस मूव हो गया, क्योंकि फिर अल्टीमेटली बात आती है पैसे कमाने की और ग्रोथ की, तो यूएस इज अ बिग मार्केट, तो इट्स बेटर टू मूव देयर। जिनके पास ऑप्शन था वो मूव हो गए वहां पर, जिनके पास ऑप्शन वापस आने का था वो वापस आ गए। तो दैट इज अ मेजर चंक ऑफ। और दूसरा था कि इनकी पॉलिसीज ऐसी बन रही है अब आगे चल के कि हमें इमिग्रेशन को थोड़ा सा, इमिग्रेंट्स को थोड़ा रोकना है।
थोड़ा ब्रेक लगाना है हल्का सा। तो उस इन सेंस में अब इनको ये भी हो सकता है कि ऊपर से फिर अब क्या कर रहे हैं, इस चीज में लैंग्वेज इंपोज कर रहे हैं, लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हैं आप, कि आपको आगे चल के फॉर एग्जांपल यू टू गेन द सिटीजनशिप ऑफ स्वीडन। लैंग्वेज के अलावा इन्होंने कुछ एक वो पे ब्रैकेट भी तो बनाया कि मतलब वो एक और बात पे आता हूँ कि अब एक चीजें कैसे होती है। तो पहले तो एक लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन अब ये लाने की सोच रहे हैं कि सिटीजनशिप के लिए इन ऑर्डर टू गेट अ सिटीजनशिप फ्रॉम 2027 ऑनवर्ड्स, जो कि मेरे ख्याल से 2026 पे भी शायद एप्लीकेबल हो जाए, कि फॉर गेटिंग सिटीजनशिप यू हैव टू एटलीस्ट do the test for basic Swedish testing of language test proficiency test आपको क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको listening speaking वो वाली चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, which is not that easy for a new person to come in। ठीक है, प्लस इट्स एडेड ऑन बर्डन होगा एक इमिग्रेंट के लिए कि मैं ये सब भी अपने वर्क के साथ ये सब भी करूँ नॉट टू गेट द सिटीजनशिप। तो एक वो माइंड में थॉट आता है। दूसरी चीज है ये जो ब्रैकेट की आप बात कर रहे हो कि उन्होंने ब्रैकेट लाया कि भाई मिनिमम पे वो है वेजेस के ऊपर डाला है, कि जब आपको कोई कंपनी बाहर से हायर करती है किसी और कंट्री से स्वीडन में, तो दैट कंपनी हैज टू मेक श्योर कि आपकी मिनिमम सैलरी लाइक 20,000 SEK से ऊपर होनी चाहिए मंथली सैलरी। इससे नीचे आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट वो अलाउ नहीं करेंगे। वहाँ क्या होता है, फॉर एनी इमिग्रेंट टू कम इन द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी साइंड बाय द यूनियन, ये हम अप्रूव करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, एंड देन यू कैन। इससे पहले क्या होता है, इलीगली क्या कर रहे थे वो, अभी 23,000 SEK है क्या? हाँ मैं पढ़ा था 35,600। हाँ वो भी हो गया, अभी अभी वो भी रिसेंट में जो चेंज उससे पहले 22 या 26 था, ऐसे कुछ था। उससे पहले 15,000 था खाली। अच्छा, तो 15,000 में भी था, तो बहुत कुछ हो रहा था। लूपहोल क्या हो रहे थे कि मैं बात करता हूँ बांग्लादेशी वहाँ पे क्या करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो वो क्या करते थे, बांग्लादेशी को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आते थे, उनको उनके कार्ड रख लेते थे, उनके डेबिट कार्ड, उनके अकाउंट्स के सारे कार्ड रख लिए, अकाउंट क्रेडिट सैलरी हुई वो निकाल के उनको खाली कैश पेमेंट होती थी, और उनको घर नहीं देते थे, घर में भी रेस्टोरेंट्स में रखना। अच्छा, और खाली 5,000 SEK या 30 लाइक 10,000 SEK के अंदर उनका काम चला रहे थे, जिसमें कि मेजर चंक लाइक 30-40 हजार रुपए ना मंथली वो घर भेज पाते थे। अच्छा, क्योंकि खाना रहना पीना वही हो रहा था, बट बहुत मिजरेबल कंडीशन होती थी। तो ये लाइक बीच में फिर रेट पड़ी, चीजें निकल के आई, और भी चीजें वर्कर थे, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मिंग में कुछ ऐसी चीजें मतलब उनको आइडेंटिफाई हुआ। अब ये रूलिंग आई, उसकी वजह से क्या हुआ कि फिर ऑटोमेटिकली जब तुम हायर नहीं कर पाओगे बाहर से, तुम्हारा बिजनेस उस लेवल पे चल नहीं पाएगा, तुम्हारे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन अपने आप ऊपर जाएगी, तुम प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाओगे फिर धीरे धीरे करके। तो ये थे रूल्स जिसकी वजह से इमिग्रेशन इम्पैक्ट हो रहा है कि भाई इमिग्रेंट्स को लाना नहीं चाह रहे हो। ये तो है ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए। व्हाइट कॉलर जॉब्स में ये इशू नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी गेटिंग मच अबव दैट। बट मैं दूसरा पर्सपेक्टिव था कि ग्रोथ नहीं है, कुछ पर्सपेक्टिव है दूसरा के अभी मार्केट इतना वोलेटाइल हो गया है, जॉब मार्केट बहुत वोलेटाइल है। अब जॉब मार्केट में भी एक इशू क्या आ रहा है कि बिकॉज ऑफ लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शंस आप 10 जॉब अप्लाई करोगे, 10 में से बल्कि 6 जॉब आज की डेट में वो कह रही है कि हमें स्विडिश मैंडेटरी चाहिए। ये आईटी जॉब्स, नेटवर्किंग जो भी आप पहले तो है जितनी भी पब्लिक डिग्री जॉब्स है उसमें पहले भी मैंडेटरी था कि आपको स्विडिश चाहिए। अब आज की डेट में लोकल आईटी कंपनी भी मांग रही है। ओके, बिकॉज ऑफ बैकडोर से गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं कि हमें कहीं ना कहीं तो वो डालना पड़ेगा, कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा, तो उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली बंदा स्विच करने में पहले तो इजीली होता था, अब वो उनको दिक्कत आ रही है। तो फिर ग्रोथ नहीं दिखती, तो फिर somehow they want to shift। तो ये एक मेजर रीजन मेरे को जो दिखा है। मतलब ठीक है, कंसीडरिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग जो अभी रिसेंट इमिग्रेशन चेंजेस आए हैं, अगर किसी को एनीवन वांट्स टू इमिग्रेट टू स्वीडन, तो आपका क्या एडवाइस होगा, मतलब उसको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कंसीडरिंग द रिसेंट चेंजेस एज वेल? फॉर एनी न्यू कमर अगर वो सोच रहा है स्वीडन जाने के लिए, तो इट ऑल डिपेंड्स के उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब लैंग्वेज रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि वो कर नहीं सकता, क्योंकि वो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, वो एजुकेशन अपनी लैंग्वेज के लिए। अच्छा, मतलब अगर मैं आप अप्लाई करो, अप्लाई करके आप वीकली अपना अलग अलग फॉर्मेट दे रहे हैं आपके शाम के, लाइक आप वीक में डे में नहीं आ पा रहे, आप जॉब कर रहे हो तो शाम को आओ, ऑफिस के बाद आके अपना 2 घंटे क्लासेस करके अपना वो करो, अपना सर्टिफिकेशन करो, प्रैक्टिस करो, और फिर जब रिक्वायरमेंट होगी आप क्लियर कर पाओगे आराम से। नहीं आ रहे शॉप के बाद भी आपको लेट आवर्स से काम कर रहे हो, आप थक जाते नहीं आ रहे, वीकेंड्स पे आ जाओ, हर तरह का ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रायोरिटीज। आप चाह रहे हो मैं ऐश की जिंदगी जीऊंगा, मुझे ये ना करना पड़े, तो ऐश तो करने भाई हाँ मैं भी कर रहा हूँ, वो कर सकते हो आप। पॉइंट इज लाइक वो फिर अब जब इम्पोज आने स्टार्ट होंगे लॉज, मुझे पक्का पता आएगा जरूरी है, लैंग्वेज आएगा ही आएगा। अच्छा, जो आप धीरे धीरे आप रिसेंटली चेंजेस देख रहे हो, तो इट डिपेंड्स, अगर ये उनको थोड़े दिन बाद रियलाइज हुआ कि इट्स इंपैक्टिंग देयर इकोनॉमी, तो प्रोबब्ली वो रिवर्ट भी करें। क्योंकि इससे यार एक मतलब जो इनकी पॉलिसी है, ये इनका जो मतलब बहुत सारे लोग आई गेस इंडिया से भी या किसी अदर कंट्री से भी
एजुकेशन के लिए तो जाते होंगे वहाँ पे, बिल्कुल जाते तो हैं। वो फिर वहाँ पे उनको इकोनॉमी इनडायरेक्टली भी तो इम्पैक्ट होगी ना, एजुकेशन के लिए नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अब ये हमें दिख रहा है ना कि ये इम्पैक्ट करेगा इनको, देर सवेर आज नहीं तो कल इनकी इकोनॉमी में इम्पैक्ट करेगा इन ऑल सेंस, लाइक डायरेक्ट स्किल लेवल आ रही है या फिर बाय एजुकेशन के बाद जो स्किल लेवल वहाँ बनती है वो दोनों ही इम्पैक्ट करेंगी अगर इन्होंने थोड़ा सा लीनियंसी नहीं डाली इसमें या कुछ और नहीं डाला तो। बट ये इन्होंने इसलिए तो ये मेक श्योर कर रहा है कि पीआर में नहीं डाल रहे अभी अच्छा ये, हाँ ये डाल रहे हैं अभी सिटीजनशिप के लिए। वो इसका इनका कहने का मतलब ये है कि until unless you learn Swedish you can't integrate well with the society and because of which के कल्चरल डिफरेंस की वजह से या फिर जिस लोग एक बैरियर बनता है जिसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ रहा है इनके हिसाब से। अच्छा, बट फॉर मी दैट इज नॉट 100% ट्रू बिकॉज हमें भी नहीं आती, हम भी कल्चरली बहुत डिफरेंट है, बट वी आर पेइंग अवर टैक्सेस ऑन टाइम, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, हम खूब परचेज करते हैं वापस, हमारे खरीदते हैं चीजें, हम सारे लॉ फॉलो कर रहे हैं, बट देयर आर अदर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी दैट डजंट डू। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भी उस कैटेगरी में आते हैं। थैंक यू यार, मतलब मेरे दिमाग में तो ये सारी चीजें थी पूछने के लिए, हाँ। जस्ट टू डिस्कस ऑफ द कैमरा भी, अगर कुछ बात हुई तो ऑफ द कैमरा कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट। Yeah, it's a pleasure having